देखिए दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 25, इसका नाम याद रखना है, विकृत अभियुक्त के बारे में उपबंध नाम पूछा जाता है, ठीक है। पागलपन से संबंधित है, ठीक है। विकृत है अगर अभियुक्त पागल है, दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके संबंधी प्रोविजन कहाँ किए गए? अध्याय 25 में। तो नाम ही इंपॉर्टेंट है इसका, कोई खास इसमें बातें नहीं है। धारा 328 कहती है अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। 328 ये प्रक्रिया बताई गई किसके बारे में कि भैया जब अभियुक्त पागल है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, जांच कराई जाएगी उसके पागलपन की। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आता है, वो न्यायालय को लगता है, जो मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि वो अभियुक्त जो है पागल है, यानी अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? चिकित्सा व्यवसायी से उसकी जो है परीक्षा कराएगा। जो सरकार के द्वारा प्राधिकृत होते हैं, सिविल सर्जन होते हैं, उनके द्वारा उनकी जो है परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा करने के बाद अगर रिपोर्ट देता है जो डॉक्टर है या चिकित्सा व्यवसायी है, रजिस्ट्रीकृत है, अगर वो अपनी रिपोर्ट देता है तो ये क्या करेंगे? ये कार्रवाई को स्थगित कर देंगे, रोक देंगे उतने समय के लिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। या फिर जो है अगर मामला ऐसा है कि अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है, दोष मुक्त किया जा सकता है, तो उसको छोड़ भी दिया जाएगा। दोनों ही बातें, वो मामले पे डिपेंड करता है कि मामला किस प्रकार का है। अगर मामला ऐसा है कि उसे छोड़ा जा सकता है तो फिर जो है पागलपन के आधार पर उसे छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो कोई खास प्रक्रिया नहीं, केवल सेक्स अध्याय याद रखना है, ये याद रखना है। 329 देखिए क्या कहता है, सेक्शन लगभग एक से ही वो तीनों, तो कोई खास ध्यान नहीं देना है, प्रक्रिया सेम है। तो प्रक्रिया इस 328 में लिखा है विचारण के दौरान अभियुक्त के विकृत होने पर प्रक्रिया। देखिए दोनों में है अंतर, ये लिखा है अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया, और ये 329 कहता है कि भाई अगर विचारण के दौरान जांच, ऊपर लिखा है जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का कारण है कि, जब जांच के दौरान, एक तरीके से ये जांच के दौरान है और ये विचारणा के दौरान है, दोनों में अंतर ये है। ये 328 है जांच के दौरान, बस इतना याद रखना, जांच के दौरान जब मजिस्ट्रेट दौरान, ये है विचारण के दौरान, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, जांच के दौरान अगर पागल पाया जाता है कि जब मजिस्ट्रेट जांच कर रहा था, अभी विचारण नहीं चला, केवल जांच चल रही थी, उस समय प्रथम अवसर पर न्यायालय को लगा कि अभियुक्त तो पागल है, तो उसकी वही मेडिकल कराएगा। सिंपल सी बात है, जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी हैं, चिकित्सा व्यवसायी या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी जो है हॉस्पिटल, वहां उनकी चेकअप कराया जाएगा। चेकअप चेकअप कराने के बाद डॉक्टर अपनी एक रिपोर्ट देगा, अगर डॉक्टर पाता है तो वो व्यक्ति पागल है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर पागल पाया जाता है तो क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो जांच ही चल रही थी, विचारण तो हुआ नहीं। और अगर विचारण के दौरान होता तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष या धारा या सेशन न्यायालय के समक्ष यह प्रतीत होता है कि जांचाधीन व्यक्ति क्या है? पागल है या विकृत चित्त है, तो संबंधित तथ्यों की जांच या विचारण किया जाएगा। संबंधित तथ्य मतलब उसके पागलपन के बारे में जांच या विचारण किया जाएगा। उसे मनोचिकित्सक जो है उसको जो है निर्देशित किया जाएगा। मनोचिकित्सक न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दे सकेगा और उसके विरुद्ध चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगी। तो मनोचिकित्सक जो है अपनी रिपोर्ट देगा, और उस मनोचिकित्सक की रिपोर्ट से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है तो एक बोर्ड होता है इनका, तो बोर्ड के समक्ष अपील की जा सकती है। बोर्ड के समक्ष, बोर्ड के समक्ष अगर मनोचिकित्सक की रिपोर्ट के विरुद्ध, एक मिनट, मनोचिकित्सक मनोचिकित्सक ठीक है की रिपोर्ट, तो मनोचिकित्सक की रिपोर्ट के विरोध में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो बोर्ड के समक्ष जो है उसकी अपील की जा सकती है। बोर्ड के समक्ष जो है अपील की जा सकती है। अब 330 देखिए, 330 कहता है अगर विकृत पाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति 330 में, अब प्रक्रिया आगे बताइए, आगे क्रम से ही है ये सब, कि अगर मान लो ये पूरी जांच हो गई उसके बाद वो विकृत पाया जाता है तो क्या किया जाएगा? यदि व्यक्ति विकृत पाया जाता है तो उसे चिकित्सक की देखभाल के लिए सौंपा जा सकेगा, अन्यथा छोड़ दिया जा सकेगा। तो या तो चिकित्सक की देखभाल में सौंप देंगे, यानी डॉक्टर की निगरानी में रख दिया जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा, या फिर छोड़ दिया जाएगा। निगरानी, निगरानी मतलब डॉक्टर की, या छोड़ दिया जाएगा।
दोनों में से दो ही काम होंगे ना, या तो डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा कभी ये ठीक हो जाओ, नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। 331 कहता है मुलतवी के बाद व्यक्ति के न्यायालय में लाए जाने पर अभियुक्त की मानसिक सामर्थ्य का साक्ष्य लिया जाएगा। अब ये 331 क्या कह रहा है? 331 इसके आगे की बात कह रहा है, भैया जो डॉक्टर की निगरानी में थे, हम मान लीजिए 2-4 महीना हो गए डॉक्टर की निगरानी में रहे, उसके बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देगा कि भैया ये ठीक हो गए हैं। जब ये ठीक हो गए हैं तो ये न्यायालय के समक्ष आएंगे। जब न्यायालय के समक्ष आएंगे तो न्यायालय फिर से इनकी जांच करेगा, काय की? पागलपन की, कि भैया ठीक हो गए कि नहीं हो गए। अगर न्यायालय को लगता है कि ठीक हो गए तो ठीक है, आगे कार्रवाई बढ़ेगी, और अगर ये ठीक नहीं हो पाए हैं तो फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, डॉक्टर से जांच होगी और उसको फिर से वहां की वहां भेज दिया जाएगा। ठीक है, वही प्रक्रिया फिर से होगी। तो यहाँ न्यायालय जांच करेगा, अगर ये न्यायालय के समक्ष आते हैं तो न्यायालय उनके पागलपन के बारे में क्या करेगा? दोबारा से जांच करेगा। जांच करने के बाद वो ये देखेगा कि भैया समर्थ है या नहीं। अगर समर्थ पाए जाते तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अगर समर्थ नहीं पाए जाते तो जांच करा के फिर से कुल मिला के इनको पागल खाने भेज दिया जाएगा। ठीक है। 332 332 कहता है यदि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ पाया जाता है केवल तभी आगे कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा उन्हें पुनः चिकित्सालय भेज दिया जाएगा। जो अपन हमने बात की कि अगर सामर्थ्य होता है तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अन्यथा फिर से पागल खाने भेज दिया जाएगा। 332 कहता है अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ पाया जाता है, जो पागल व्यक्ति था, तभी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, अन्यथा जो है उसे कहाँ भेज दिया जाएगा? उसे पागल खाने जो है भेज दिया जाएगा। अब देखिए 333 रह गया। 333 है जब यह प्रतीत हो कि अभी स्वस्थ चित्त रहा है। 333 333 कहता है कि भैया जब अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई स्वस्थ चित्त रहा है तब क्या होगा? जब अभियुक्त जांच या विचारण के समक्ष स्वस्थ चित्त प्रतीत होता है तो मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण कि अभियुक्त ने मतलब ऐसा कार्य किया है, तो वह देखिए ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को जो है स्वस्थ चित्त पाया जाता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अपराध करते समय विकृत चित्ता कुल मिला के ये सारी चीजें लगती हैं, तो मजिस्ट्रेट जो है आगे कार्रवाई करेगा और जो है सेशन न्यायालय को जो है मामला सुपुर्द कर देगा। इसमें लिखा है 333 ये जानने में समर्थ था कि वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, तब मजिस्ट्रेट मामले में आगे कार्रवाई करेगा, और यदि अभियुक्त का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो कुल मिला के आगे कार्रवाई करेगा मजिस्ट्रेट। और अगर उसको लगता है कि मामला ऐसा है जो कमिट किया जाना चाहिए तो फिर वो सेशन न्यायालय को मामले को क्या कर देगा? कमिट कर देगा। ठीक है, कुल मिला के कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। फिर बाद में डिसाइड होगा कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कि अपराध करते समय वो अपराध की प्रकृति समझ रहा था कि नहीं। ये बात की बात है, ये बाद की बात है, ये न्यायालय डिसाइड करेगा कि भाई वो समझ रहा था कि नहीं समझ रहा था, ये बात की बात है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। 335 कहता है ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। सॉरी 334 है अभी 334 और देखिए सेक्शन 334 334 याद रखना सेक्शन। 334 कहता है विकृत चित्ता के आधार पर दोष मुक्ति है काय के? पागलपन के आधार पर। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना कि पागलपन के आधार पर दोष मुक्ति किस धारा में पूछी जाती है? 334 में। ये प्रक्रिया है आगे बढ़ गई। अब भैया आगे प्रक्रिया बढ़ेगी तभी तो दोष मुक्ति होगी। ये उस समय की बात कह रहा है कि भैया विकृत चित्ता के आधार पर कोई व्यक्ति तभी दोष मुक्त किया जा सकेगा, पहली शर्त यह है कि यह वह आरोपित कार्य को करते समय विकृत चित्त रहा हो। मतलब जब आरोपित कर आपने पढ़ा है कि कोई व्यक्ति 84 पढ़ते आईपीसी में पागलपन के असर में कोई काम करता है, तो उसी का है ये कि अगर कोई व्यक्ति ने जब अपराध किया था उस समय वो पागल था, मतलब अपराध करते समय, तभी उसे दोष मुक्त किया जाएगा। अपराध करते समय अगर वो पागल था ऐसा पाया जाता है तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 84 का ये मान लो आप। ठीक है,
तो ये याद रखें कि अगर वो अपराध करते समय पागल था, अपराध की प्रकृति को नहीं समझता था, तभी उसे दोष मुक्त किया जाएगा। दूसरा, उसके कार्य से उसके कारण से अपने कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में अक्षम रहा हो। मतलब जो पागलपन का असर था, उसकी वजह से जो क्या वो काम कर रहा है, क्या उसने अपराध किया, उसके परिणाम को समझने में असमर्थ रहा हो। तो ये दो ही वजह हैं जिन आधार पर जो है उसे दोष मुक्त किया जा सकता है। एक तो जब अपराध किया उस समय वो पागल होना चाहिए, दूसरा अपराध की प्रकृति को समझने में असमर्थ होना चाहिए। जो 84 के फैक्ट है वही है, उन्हीं फैक्टों के आईपीसी की धारा 84 पढ़ते हो, विकृतचित्ता, तो उसी के बारे में कह रहा है। वहां तो बता दिए विकृतचित्ता के आधार पर, लेकिन भैया कहाँ लागू प्रोसीजर कहाँ है, ये 334 है उसका। 334 कह रहा है कि भैया वो विकृत चित्त है, इसीलिए उसे छोड़ा जा रहा है। कब विकृत चित्त है? जब अपराध किया है, और जो अपराध किया उसकी प्रकृति वो समझता नहीं है कि उसने क्या किया है, इसीलिए उसे दोष मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे याद रखना है। अब 335 और 336 एक साथ ही देखेंगे, 335 और आपका 336 सेक्शन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अब भाई ऐसे व्यक्ति को मान लो दोष मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, तो इन व्यक्तियों के लिए भाई ये अब इनको छोड़ दिया तो ऐसा तो नहीं कि पागल है भाई, पागलपन के आधार पर छोड़ा है भाई, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग। तो 335 और 36 में ये प्रोविजन किया गया है कि ऐसे दोषमुक्त व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? बस एक ही शब्द याद रखेंगे, सुरक्षित, सुरक्षित अभिरक्षा में। मतलब पागलपन की वगैरह से आपको छोड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन ये नहीं कि आपको खुला छोड़ देंगे, आपको सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। तो सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा, इसमें लिखा है 335 में, ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। और 336 में लिखा है भारसाधक अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त अधिकारी की राज्य सरकार की शक्ति। दोनों में एक ही बात है, राज्य सरकार उस जेल के भारसाधक अधिकारी को जिसने कोई व्यक्ति धारा 330 या 335 किसी की बात है इसमें के अधीन परिरुद्ध है, या धारा 337 या 338 के अधीन कारागारों के महानिरीक्षक के सब कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है 336 भी, कि कुल मिला के ये है कि जो व्यक्ति को पागलपन की वजह से छोड़ा जाता है तो कुल मिला के जो है कि उसको सुरक्षित स्थानों में जो है रखा जाएगा। मतलब कुल मिला के पागल खाने में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, आपको अपराध से दोष मुक्त जरूर हो गए हो आप, लेकिन आपको पागल खाने में, सुरक्षित स्थान वही होते हैं, या कोई जेल में रखा जा रहा है, या मतलब इनके अलग से पागल खाने रहते हैं, तो पागल खाने में जो है इनको इलाज चलाया जाएगा, इनको वहां रखा जाएगा, उन्हीं को बना देते हैं। ठीक है, और 336 कहता है कि राज्य सरकार जेल के भारसाधक अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति जेल का भारसाधक अधिकारी मतलब उसका जो है जेलर को महानिरीक्षक के सब कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है। तो महानिरीक्षक की जो है इनको पावर दे सकती है जेलर को इस पागल व्यक्ति के बारे में। ठीक है, ये कहा गया है 336 में, एक ही है दोनों। तो कुल मिला के सुरक्षित स्थान में इनको रखा जाएगा, ऐसे खुली पब्लिक में नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहता है, 339 देख लीजिए। 339 भैया नातेदार आ गए कि भैया हम रख लेंगे, हम घर पे रख लेंगे, इलाज कर लेंगे, तो फिर इनकी गारंटी लगेगी। नातेदार या मित्र देख रेख के लिए पागल को सौंपा जाना, भाई नातेदारों को सौंपा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नातेदारों को गारंटी लेनी पड़ेगी। पागल व्यक्ति के नातेदार हैं, मित्र हैं, वो आवेदन करते हैं कि संदन और राज्य सरकार को उनके द्वारा समुचित प्रतिभूति दिए जाने पर राज्य सरकार किसी पागल को उनके मित्र या नातेदार को सौंप सकती है। तो भैया इनको गारंटी देनी पड़ेगी, ये राज्य सरकार को प्रतिभूति भरना पड़ेगा। अगर आप रखना चाहते हो, आप नातेदार हो, आप रिश्तेदार हो, आपके घर का कोई व्यक्ति है ऐसा, और आप रखना चाहते हो कि नहीं हम अपने घर में रखने को तैयार है, मुझे किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो भैया इसके लिए प्रतिभूति देनी पड़ेगी, बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको, इस कि भैया ये किसी अन्य व्यक्ति को जो है नुकसान कारित नहीं करेगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसी प्रतिभूति भरकर, और अगर प्रतिभूति से संतुष्ट है न्यायालय, तो क्या किया जा सकता है, उसको उनके घर वालों को या मित्रों को सौंपा जा सकता है। लेकिन गारंटी रहती है इसमें कि भैया जी ना तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा और ना किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, पास पड़ोस के हैं जो भी लोग हैं, किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए गारंटी भरा ली जाएगी, और गारंटी भरा करके जो है नातेदार या मित्रों को जो के पास जो है सौंपा जा सकता है।
तो मोस्टली कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, एक दो सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट हो सकता है और बाकी चैप्टर का नाम पूछा जाता है। और ये आपका मैंने बताया जो सेक्शन कौन सा था आपका 334, ये भी आपका पूछा जाता है, चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय, सेक्शन 334, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अध्याय 26, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपधारणा। अध्याय 26, अध्याय 26 कहता है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। न्याय प्रशासन पर 340 देखिए, पहले तो न्याय प्रशासन सेक्शन 340, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है धारा 195 में वर्णित मामलों में जब किसी न्यायालय की उसमें इस निमित्त किए गए आवेदन पर यह अन्यथा यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन की धारा 195 की उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट किसी अपराध की जो से यथास्थिति उस न्यायालय की कार्रवाई में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्रवाई में पेश की गई साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए, तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि कोई हो जैसा आवश्यक समझे उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, परिवाद कर सकता है। 1 मिनट, पहले 195 देख लें, थोड़ा भूल गया मैं 195 में क्या है। 195, हाँ 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दी गई दस्तावेजों के संबंधित अपराधों की लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन, लोक सेवकों की अवमानना है और झूठा साक्ष्य देना, तो वो ये जो चैप्टर है ये इसी से संबंधित है कि जो कार्रवाइयां होती हैं ना उसमें कोई मिथ्या कथन करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, उसी से संबंधित है पूरा के पूरा चैप्टर, कि कोई न्यायिक कार्रवाई चल रही है, किसी लोक सेवक के समक्ष कोई कार्रवाई चल रही है और कोई व्यक्ति जो है उसमें झूठे कथन करता है, झूठे बयान करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी उससे ही संबंधित है ये आपका अध्याय 26, कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी जो झूठी गवाही देते हैं, झूठे साक्ष्य देते हैं, लोक सेवक के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, उन सब के बारे में इसमें प्रोविजन किया गया है 340 से 352 तक। ठीक है, यह जो अध्याय है, यह अध्याय जो है मिथ्या साक्ष्य देने, किसी जमानतदार या प्रतिभू बनने के लिए छदम प्रतिरूपण कर लेता है, झूठे, मतलब हमने बताया था ना कि भाई झूठे जमानतदार भी फिरते हैं, उनके बारे में भी है। दूसरे का प्रतिरूपण कर लेता है छदम, न्यायालय की आदेशिका के निष्पादन से बचता है, कपट पूर्वक कोई संपत्ति हटाता है या छिपाता है, गलत कोई दावा करता है, मिथ्या साक्ष्य के प्रयोजन से कूट रचना आदि करता है, उन अपराधों से संबंधित है, उन अपराधों के संबंध में विशेष प्रोविजन जो है यहाँ किए गए कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाएगी। और ये जो अपराध हैं धारा 195 1 की बी में जो है उल्लेखित किए गए हैं, ये जो अपन ने बताए गए हैं कि मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठा जमानतदार बन जाता है, छदम प्रतिरूपण करता है, न्यायालय की आदेशिका का निष्पादन करने से जो है इनकार करता है, मना करता है, तो ये जो है आप 195 की 1 बी में जो है बताए गए हैं। अब बात आती है कि अगर इस प्रकार की कंप्लेन की जाती है, इस प्रकार की अगर शिकायत की जाती है तो न्यायालय न्याय हित में आवश्यक होने पर वो है कार्रवाई कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ न्याय हित में कार्रवाई कर सकता है अगर उसे लगता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने इस प्रकार का जो है कथन वगैरह किए, झूठे कथन वगैरह, तो ऐसा न्यायालय लिखित परिवाद कर सकता है और उसे सक्षम अधिकारिता वाले प्रथम मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। ये क्या कह रहा है, उपरोक्त मामलों में किसी व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा न्याय हित में, या तो कोई व्यक्ति के आवेदन पर या न्याय हित में, ठीक है, न्याय हित में क्या करता है, कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, तो कोई व्यक्ति आवेदन करता है या न्याय हित में कार्रवाई करना न्यायालय आवश्यक समझता है तो वह न्यायालय कार्रवाई कर सकेगा जिसके समक्ष उपरोक्त अपराध
करना अभिकथित, तो वह न्यायालय क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। कौन सा न्यायालय, जिसके समक्ष झूठे बयान वगैरह हुए, वो न्यायालय कार्रवाई वगैरह जो है कर सकता है। ऐसा न्यायालय लिखित परिवाद कर सकता है और उसे सक्षम अधिकारता वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। तो कौन परिवाद करेगा, न्यायालय परिवाद करेगा। ऐसा न्यायालय क्या करेगा, लिखित परिवाद करेगा, लिखित परिवाद। अब ये थोड़ी बात याद रखने लायक है आपकी, लिखित परिवाद करेगा, वो कहां भेजेगा, सक्षम जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्षम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मामला भेज दिया जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है। अब आप कहोगे कि वो खुद क्यों नहीं कर रहा, खुद इसीलिए नहीं कर रहा है कि क्या है, अब न्यायालय के किसी, मान लीजिए कोई न्यायालय था, उसके समक्ष कोई झूठी वगैरह कार्रवाई हुई थी, अब अगर वो खुद ही करेगा तो फिर वो न्याय का सिद्धांत जो है फॉलो नहीं होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, ऐसे में वो न्यायालय में लिखित परिवाद करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ कि इसने हमारे न्यायालय में जो है, हमारे जो भी न्यायालय है उसमें इस तरीके का कथन किया है, और कथन करने के बाद मतलब परिवादी इसमें कौन होगा, वही न्यायालय होगा, जिस कौन सा न्यायालय होगा, जिसमें उसने झूठे कथन किए हैं, झूठी गवाही दी है, वो न्यायालय इसमें परिवादी होगा, वो परिवाद करेगा और सक्षम अधिकारता वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, जो भी मजिस्ट्रेट हो, उसको मामले को लिए भेज देगा, मतलब खुद ना करके किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास मामला भेज देगा। तो ए वाला न्यायालय परिवादी हो जाएगा और बी वाले न्यायालय को वो भेज देगा, और बी वाला न्यायालय किस रैंक का होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के रैंक का होगा, तो उसको भेज देगा, स्वयं नहीं करेगा। मान लो आपके खिलाफ कोई ने, ये इसीलिए करते हैं, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि न्याय हो सके। अगर मान लो आपके आपसे कोई ने बेईमानी की और आप ही उसका निर्धारण करो तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो आपसे कोई ने बेईमानी की है, आपके आपके समक्ष कोई ने झूठ बोला, तो आप दूसरे के पास मामला भेज दोगे कि भैया इसने ऐसा ऐसा कहा है, अब आप इसका निराकरण करो। इसीलिए ये प्रोसेस लिखी गई है। तो लिखित परिवाद पर सक्षम जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, उसके पास जो है ऐसा मामला जो है भेज दिया जाएगा। ऐसा परिवाद उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसा परिवाद कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय सहित कोई भी न्यायालय करता है, हाई कोर्ट सहित कोई भी न्यायालय कर सकता है, कोई भी न्यायालय। तो कुल मिला के यहाँ परिवादी कौन होता है, न्यायालय होता है। हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी परिवादी हो सकता है, कोई अन्य न्यायालय तो वो भी परिवादी हो सकता है, मतलब जिसके समक्ष झूठी गवाही वगैरह दी गई है, झूठी कार्रवाई की गई है, जिसके आदेश की अवज्ञा की गई है, वो न्यायालय इसमें परिवादी है। ठीक है, ये जरूरी है याद रखना। उच्च न्यायालय से किसी न्यायालय द्वारा आवेदन किए जाने पर भी परिवाद ना किए जाने पर, आवेदक एवं परिवाद किए जाने पर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है उस न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है। अब जो व्यथित व्यक्ति के लिए कि भैया न्यायालय इसमें परिवाद कर दिया, अब जो व्यथित व्यक्ति है वो भैया उसकी अपील कर सकता है, इस आदेश के जो न्यायालय ने इस परिवाद किया है उसकी अपील कर सकता है। अपील कहाँ करेगा, सामान्यतः जिस उस न्यायालय की अपील जहां होती है उस न्यायालय में। तो यहाँ ये नहीं बताया कि किस न्यायालय में, जो न्यायालय विचारण कर रहा होगा उसकी जहां अपील होती होगी उस न्यायालय में जो है वो जो है कह लीजिए व्यथित व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो अपील कहाँ करेगा, सामान्यतः जहां अपील होती है वहां अपील की जा सकती है। बस इसमें इतना ही है। अब देखिए 341 में अपील है इसकी, सॉरी 341 सेक्शन 341 में इसकी अपील है। ठीक है, 341 कहता है कोई व्यक्ति जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय या धारा 340 के अधीन, तो वो अपील कर सकता है। अपील कहाँ होगी, सामान्यतः जहां अपील होती है, जिस न्यायालय में आवेदन किया गया है उसकी अपील सामान्यतः जहां होती है उस न्यायालय में अपील की जा सकेगी। लेकिन इसमें लिखा आदेश अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। ऐसा आदेश क्या होगा, अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं होगा। यानी अपील हो रही तो पुनरीक्षण वगैरह नहीं होगा, आदेश अंतिम माना जाएगा और पुनरीक्षण नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। अपील हो रहा है तो पुनरीक्षण की जरूरत ही नहीं, तो पुनरीक्षण वगैरह नहीं होगा, अपील की जा सकती है। 343 कहता है जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। 343 में, ओ सॉरी 342 हो रह गया शायद, 342 खर्चे, 342 में है खर्चे, ये भी चैप्टर कोई खास नहीं है। 342 खर्चे, ये कह रहा धारा 340 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए
किए गए आवेदन या धारा 341 के अधीन अपील के संबंध में कार्रवाई करने वाले किसी भी न्यायालय को खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो न्याय संगत हो। तो ये कह रहा है न्याय संगत हो, जो न्यायालय परिवाद करता है वो खर्चे के संबंध में जैसा आदेश देना चाहे वैसा आदेश दे सकता है। खर्चे के बारे में जैसा न्याय संगत हो, जैसा न्याय संगत हो वैसा आदेश दिया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है। कौन दे सकता है? जिस न्यायालय ने परिवाद किया है वो न्यायालय। खर्चे के बारे में आदेश कौन सकता है? परिवाद वाला न्यायालय। बस इतना याद रखें, परिवाद वाला न्यायालय। जिस न्यायालय ने कंप्लेन की है, जिस न्यायालय ने परिवाद किया है, वो न्यायालय खर्चे के बारे में भी आदेश दे सकता है कि खर्चा कौन उठाएगा। जो कार्रवाई चलेगी उसका खर्चा होगा, तो खर्चा कौन उठाएगा उसके बारे में जो है न्यायालय जो है आदेश दे सकता है। अब प्रक्रिया कह रहा है, यहां ही देख लीजिए सेक्शन 343 में है भाई प्रक्रिया। 343 में जो है आपकी जो है प्रक्रिया दे रखी कि भाई क्या प्रक्रिया होगी। 340 या 341 के अंतर्गत जब परिवाद पर संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया का पालन करेगा। सीधा याद रखें, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया, बस इतना याद रखना है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की जो है प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाएगी। प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो वारंट मामले होते हैं उसी की अपनाई जाएगी। तब है 344 सेक्शन 344 क्या कहता है? 344 कहता है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। मिथ्या साक्ष्य के लिए अलग से बताया है, मिथ्या साक्ष्य के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। ठीक है, ये कह रहा है मिथ्या साक्ष्य के लिए जो है संक्षिप्त प्रक्रिया का जो है पालन किया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। कौन सा सेक्शन है? 344। ये कह रहा है कि कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय अपनी राय होने पर कोई सा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो सकता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर आपका सेशन, जैसी भी स्थिति हो। ठीक है, दोनों ही मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जैसी भी स्थिति हो। कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या आपका सेशन मजिस्ट्रेट कह लो या सत्र मजिस्ट्रेट कह लो। क्या राय है उनकी कि उनके समझ किसी कार्रवाई में कोई साक्षी जानते हुए या सासे मिथ्या साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। इनको ये लगता है कि इनकी समझ जो कार्रवाई चल रही थी उसमें किसी जो भी अभियुक्त है उसने जानबूझ के जो है मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, दोनों। या तो मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा मतलब झूठा साक्ष्य पैदा किया है, और न्याय हित में उसका संक्षिप्त विचारण करना आवश्यक है उनको लगता है। तो वह धारा 340 में परिवाद करने की बजाय स्वयं संज्ञान ले सकेगा और उसका विचारण कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि भारत 340 में फिर वो परिवाद करने की उनको जरूरत नहीं है, परिवाद करने के बजाय वो स्वयं उसका संज्ञान ले सकता है। 340 में परिवाद करने के बजाय स्वयं क्या कर सकता है? स्वयं उसका संक्षिप्त विचारण कर सकता है। विचारण कब कर सकता है? जब उसे लगता है कि जब उनके समक्ष कार्रवाई चल रही थी तो इस व्यक्ति ने झूठा जो है साक्ष्य दिया था या झूठा साक्ष्य गढ़ा था, तो परिवाद नहीं करने की जरूरत है। फिर उसे अगर उसको लगता है कि भाई परिवाद करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही इसका संक्षिप्त विचारण कर सकते, तो संक्षिप्त विचारण कर सकता है। लेकिन कब? जब संक्षिप्त विचारण करना चाहता है तब।
लेकिन संक्षिप्त विचारण नहीं करना चाहता है, उसको लगता है कि भी ज्यादा करना चाहिए डायरेक्ट, इसका मतलब संक्षिप्त विचारण करता है तो संक्षिप्त विचारण की सीधा एक चीज याद रखें कि अगर संक्षिप्त विचारण करना चाहता है तो खुद ही कर लेगा, परिवाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर परिवाद करता है तो फिर अगर मामले को वो संक्षिप्त विचारण के रूप में नहीं निपटाना चाहता है तो मतलब उसे परिवाद करना पड़ेगा, और अगर मामले को संक्षिप्त विचारण के रूप में निपटाना चाहता है तो खुद ही कार्रवाई कर लेगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि संक्षिप्त विचारण में ज्यादा सजा होती नहीं है, आप जानते ही हैं। और लेकिन अगर उसको लगता है नहीं भैया इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बड़ा घोर अपराध कर दिया, इसका संक्षिप्त विचारण नहीं होगा, तो फिर परिवाद होगा, ठीक है, 340 के तहत तो फिर परिवाद करेगा न्यायालय। और न्यायालय को लगता है नहीं छोटा सा मामला संक्षिप्त विचारण करके निपटा देते हैं, तो खुद ही कार्रवाई कर लेगा, ठीक है। ये याद रखें, एक मोटा सा फंडा, कि जब न्यायालय को ये लगता है कि छोटी मोटी अपराध किया है, मतलब छोटा मोटा साक्ष्य झूठा वगैरह दिया है, और संक्षिप्त जो है विचारण करके मामले को हम निपटा सकते हैं, तो कार्रवाई खुद ही कर लेगा, फिर उसको परिवाद करने की आवश्यकता नहीं। जब न्यायालय को लगता है कि नहीं भाई संक्षिप्त विचारण से काम नहीं करे चलेगा, तो फिर वो परिवाद करता है, ठीक है। तो याद रखें, संक्षिप्त विचारण जब करना हो तो जैसी भी स्थिति हो, चाहे सेशन न्यायालय हो आपका, चाहे कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, अगर इनको लगता है कि इनके न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वो उसका संक्षिप्त विचारण ऐसे व्यक्ति का कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब उसने न्यायालय के समय झूठा साक्ष्य दिया हो या झूठा साक्ष्य गढ़ा हो, न्यायालय को ऐसा लगता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऐसे में अध्याय 21 के उपबंधों के अनुसार संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये तो आप जानते हैं कि चैप्टर 21 में जो है संक्षिप्त विचारण की जो है प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 3 माह तक के कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो चैप्टर 21 संक्षिप्त विचारण की जो प्रोसीजर है वो यहाँ भी फॉलो की जाएगी, और ये कह रहा है उस ऐसे व्यक्ति को जो है 3 माह तक का कारावास या जो है 500 रुपए तक का जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। ये सजा भी उन्होंने खोल दी है कि या तो 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। 300 500 ही है ना, 21 का आपका है ये कौन सा, 343, ठीक है, 500 ही है भाई। 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों से दंडित कर सकता है। चैप्टर 21 जो संक्षिप्त विचारण का है ना, वही वही प्रोसीजर यहाँ अपनाई जाएगी, और ऐसे व्यक्ति को जो है 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक के जुर्माने, ये दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है, ठीक। इसमें परिवादी कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भूल जाते हैं। अभी तो याद है कि भाई इसमें परिवादी न्यायालय है, लेकिन जब हम पढ़ लेते ना बहुत सारी चीजें तो भूल जाते हैं कि परिवादी, इसमें परिवादी न्यायालय ही है, क्योंकि न्यायालय के समक्ष ही कार्रवाई झूठी हुई है, तो परिवाद कौन करेगा इसमें? परिवाद न्यायालय ही करेगा इसमें। ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि थोड़ा अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी याद रख रही है आपको, जब इकट्ठा हो जाता है भूल जाते हैं ना, तो कुछ दिनों बाद नहीं पढ़ते तो भूल जाते। तो यहाँ परिवादी कौन है? न्यायालय है। जिस न्यायालय में झूठी कार्रवाई की जा रही है, झूठी गवाही हो रही है, वही न्यायालय इसमें शिकायत करता है। परिवादी मतलब शिकायत करता है, तो शिकायत कौन करेगा? जहां आपके यहाँ हमने कोई काम किया या झूठा कथन करा, तो इसमें शिकायत कौन करोगे? आप करोगे। तो ऐसे ही यहाँ कॉमन सी बात है कि न्यायालय में आपने झूठी गवाही दी है तो परिवादी कौन होगा? न्यायालय ही होगा। ध्यान रखें, तो इसको बड़े ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अब है 345 अवमानना। 345, ठीक है, अवमानना। अवमानना के कुछ मामलों में जो है प्रक्रिया कि भाई अवमानना के जो मामले हैं क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? अवमान कह लो, अवमानना कह लो, खिलाफत कहते हैं जिससे न्यायालय के, ठीक है। तो अवमानना, अवमानना मतलब वही है न्यायालय के निर्णय को नहीं माना आपने, न्यायालय की अवज्ञा की है, ठीक है। तो जब किसी न्यायालय की दृष्टिगोचरता में, ये इंपॉर्टेंट है, न्यायालय की दृष्टिगोचरता में, शब्द इंपॉर्टेंट है, दृष्टिगोचरता में, ये शब्द महत्वपूर्ण है, यानी कि न्यायालय के सामने, न्यायालय की आंखों के सामने, ठीक है। तो न्यायालय की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में, या उपस्थिति में, उपस्थिति में, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। न्यायालय न्यायाधीश के सामने कोई अपराध करोगे तो क्या अवमानना नहीं उनकी?
या न्यायालय की दृष्टि की उच्चता में न्यायालय को पता है, उसी के सामने आपको ये अपराध करते उनके मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 या 228 में दंडनीय अपराध किया जाता है। ये कुछ सेक्शंस दे रखे हैं कि 175 वाला अपराध है, 178 वाला अपराध है, 179 वाला अपराध है, 180 वाला या 228 वाला। ये झूठे साक्ष्य वगैरह उसी से संबंधित है और न्यायालय की आज्ञा नहीं मानता। तो अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है अगर ऐसे अपराध न्यायालय की, मतलब कुल मिला के न्यायालय की अवज्ञा की जाती है आदेश की। ठीक है, न्यायालय का अवमान किया जाता है। बस एक शब्द याद रखें कि कुल मिला के न्यायालय की अवमानना की जाती है, वो भी न्यायालय की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में। तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है स्वभाव सी बात है अभिरक्षा में ले सकता है, गिरफ्तार करा सकता है, अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है। अभिरक्षा, अभिरक्षा मतलब उसकी गिरफ्तारी करा सकता है। ठीक है, अपराध का संज्ञान ले सकता है। क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। दोनों ही काम कर सकता है, या तो उसको गिरफ्तार भी करा सकता है, उसका संज्ञान भी ले सकता है। अभियुक्त को यह निर्देश दे सकता है कि वह कारण दर्शाए कि उसे इस धारा के अधीन क्यों ना दंडित किया जाए। कारण पूछ सकता है उससे कि दंडित क्यों ना किया जाए, कारण पूछ सकता है। ठीक है, कारण ये पूछ सकता है कि भाई आपको इस धारा, आपको जो है क्यों दंडित ना किया जाए, बताएं आप कारण। तो कारण भी पूछ सकता है, अभिरक्षा में ले सकता है, संज्ञान भी ले सकता है और कारण भी पूछ सकता है। मतलब एक तरीके से नोटिस जारी कर सकता है कि भाई ये बताएं कि क्यों आपके विरुद्ध कार्रवाई ना की जाए, बताएं। ठीक है, तो इस तरीके की कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा अगर उचित अपदर्द देने के उपरांत 200 रुपए तक के जुर्माने से तथा जुर्माना ना दिए जाने पर 1 माह तक के कारावास से दंडादेश कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर उसके बाद अवसर देने के बाद, मतलब अवसर तो दिया ही जाएगा, सामने वाले को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अवसर देने के बाद जो है उसे 200 रुपए तक का जुर्माना, कितना लगा सकता है, 200 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब न्यायालय की अवमानना के लिए कितना जुर्माना है, 200 रुपए। 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर जुर्माना नहीं देता है तो 1 माह तक का कारावास, और जुर्माना ना देने पर 1 माह का कारावास, 1 माह का कारावास। कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। उचित अवसर देने के बाद जो है 200 रुपए तक के जुर्माने से तथा जुर्माना ना देने पर 1 माह तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। 200 रुपए का जुर्माना ही लगा रहा है, लेकिन अगर जुर्माना नहीं दोगे तब 1 माह का कारावास है। ठीक है, जुर्माना ना देने पर। ठीक है, 1 माह का कारावास कब है, जब जुर्माना जमा नहीं करोगे तब अधिकतम 1 माह तक जेल में रख लेंगे और वसूल लेंगे आपका जुर्माना। ठीक है, 200 रुपए के लिए 1 महीने की जेल। ये याद रखें कि 200 रुपए के लिए 1 महीने की जेल होगी। अगर 200 रुपए जमा नहीं करोगे तो 1 महीना जेल रहना पड़ेगा। ठीक, ये तब है। जुर्माना जमा कर देते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर 1 महीना जेल रहो। ठीक है, ये स्थिति याद रखना है। एक चीज और लिखा है कि भैया ये वाली जो धारा 345 मौलिक प्रकृति की है। मौलिक प्रकृति, ठीक है, ये भी याद रख सकते, पूछा जा सकता कभी के दिन आपसे। तो ये 345 धारा कैसी प्रकृति की, ये धारा मौलिक है, मौलिक प्रकृति की है। भाई मौलिक प्रकृति की है, जब न्यायालय की अवमानना, आप संविधान में भी पढ़ते हैं कि न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, इसीलिए यहाँ निचले न्यायालयों के लिए करा गया भाई ये भी दंडित कर सकते हैं। तो ये अलग से एक तरीके से जोड़ी गई है, मौलिक है ये धारा। ठीक है, मौलिक प्रकृति की धारा है। 345 कैसी धारा है, मौलिक है, इसका नेचर मौलिक है, मौलिक प्रकृति की ये धारा है, ये जोड़ी गई है। ठीक है, मौलिक प्रकृति की इसीलिए है क्योंकि ये न्यायालय की अवमानना से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये न्यायालय इसमें जोड़ी गई है सीआरपीसी में। ठीक है, तो ये धारा कैसी है, एक मौलिक प्रकृति की धारा, ये याद रख सकते हैं। अब 346 में आगे बढ़ गए, सेक्शन 346 में आगे बढ़ गए। 346 में आगे क्या बढ़ गए, 346 में जो है आपके 1 मिनट, 345 की बजाय जो है मामले का परिवाद करना, 345 के बजाय ये है आपका 346। 346 कह रहा है, जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, वो कह रहा है 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
345 मतलब वो अवमानना के लिए जो दंड दिया वो न्यायालय को लग रहा है नहीं ये नहीं देना चाहिए, तो क्या करेंगे फिर? स्वाभाविक सी बात है भाई, करेंगे क्या करेंगे, 345 की अदर सक्षम न्यायालय इस धारा के अधीन कार्रवाई करने की बजाय सक्षम अधिकारिता के पास जो है परिवाद कर सकता है। अगर वो कार्रवाई अपनी अवमानना के लिए नहीं करना चाहता है तो क्या करेगा, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के बाद परिवाद कर देगा। ऐसा क्यों कर रहा है वो? ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है, उसको न्यायालय को ये लगा कि भाई 200 रुपए से काम नहीं चलने वाला, 200 रुपए तो कम है। इसने जो न्यायालय की अवमानना की है उसके लिए 200 रुपए का दंड बहुत कम है, और अगर 200 रुपए नहीं देता तो एक माह रहेगा, ये बहुत कम लग रहा है न्यायालय को। तो वो अपनी अवमानना की कार्रवाई फिर खुद नहीं करेगा, वो क्या करेगा, परिवाद करेगा, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के पास मामला भेज देगा। मतलब परिवाद होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रायल होगा, उसके बाद उसको जो है उस हिसाब से जैसा अपराध किया उस हिसाब से ज्यादा सजा होगी, है ना। तो इसीलिए तो अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई 200 रुपया की रकम बहुत कम है, इसने न्यायालय का बड़ा घोर अपराध कर दिया और 200 रुपए दे के छूट जाएगा ये, तो फिर वो खुद अब खुद जो है उसे दंडित ना करके क्या करेगा, उसका परिवाद करेगा। परिवाद कहाँ करेगा, स्वाभाविक सी बात है जो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय होगा उसके समक्ष परिवाद किया जाएगा। परिवाद कौन करेगा, जिस न्यायालय की अवमानना की है वो न्यायालय परिवाद करेगा, ठीक है। तो फिर परिवाद कर सकता है, सिंपल सी प्रोसेस है। अगर वो खुद दंडित नहीं करना चाहता तो फिर वो परिवाद करेगा। परिवाद कोई वो जो भी सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है उसको परिवाद कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे परिवाद पर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया के अनुसार क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। ये तो आप जानते ही, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, सीधा याद रखें पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है, वारंट मामलों की प्रक्रिया, पुलिस रिपोर्ट संस्थित जो है वारंट मामलों की प्रक्रिया का जो है पालन किया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये हो गया आपका 346, ये वो प्रक्रिया हुई। अब 347 है, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। 347 बस इतना ही याद रखना है इसमें। 347 में क्या याद रखना है, 347 में याद रखना है कि रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। रजिस्ट्रार जो है कुल मिला के, रजिस्ट्रार आपके जो रजिस्ट्रार होते हैं या उप रजिस्ट्रार, या उप रजिस्ट्रार, ठीक है, इनको भी कुल मिला के न्यायालय मान लिएगा, बस इतना याद रखें। इनको भी क्या माना गया है, रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार को भी सिविल न्यायालय समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, सिविल न्यायालय। मतलब क्या हुआ फिर इस धारा को जोड़ने का, इस धारा को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये लोग भी दंडित कर सकते हैं अपनी अवमानना के लिए। ये मतलब हुआ कि जो रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार है इनको भी सिविल न्यायालय मान लिया गया है, और ये वाले जो अवमानना वाले जो मैटर है, जो 345 346 इन पर भी लागू होंगे। मतलब अगर आप रजिस्ट्रार की भी अवमानना करोगे या आप उप रजिस्ट्रार की भी अवमानना करोगे, उसके आदेश की अवज्ञा करोगे, तो वो भी ऐसे ही आपको दंडित कर सकते हैं। वो अपनी अवमानना के लिए आपको दंडित कर सकते हैं, वो परिवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि जो रजिस्ट्रार है या उप रजिस्ट्रार, इनको चूंकि सिविल न्यायालय मान लिया गया है तो इनको भी अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अधिकारता होगी, बस इतना याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इनको सिविल न्यायालय मान लिया गया है, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनको सिविल न्यायालय मान लिया गया है। इनको सिविल न्यायालय मान लिया गया है, इसलिए ये भी अपनी अवमानना के लिए आगे कार्रवाई कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं या परिवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये याद रखना है। अब आप कहोगे 347 348 देखिए, सेक्शन 348, 348 क्या कहता है। अब 348 थोड़ी सी अलग बात आ गई कि भी माफी मांगने पर पुनर्मोचन, भाई माफी मांग लिया, गलती हो गई, माफी दे दो, माफी है ये, माफी मांग लेता भाई सामने वाला कि भाई गुनाह हो गया हमसे, माफी दे दीजिए, उत्तेजना में थे, गलती कर दिया है, तो भाई माफी मांग लेता है। तो 345 और 346 की प्रक्रिया जब चल रही थी उस दौरान जो है माफी मांगने पर स्वविवेक के अनुसार न्यायालय अभियुक्त को क्या कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है या दंड का परिहार कर सकता है। सीधी सी बात है, क्या कर सकता है, उन्मोचन कर सकता है, उसका उन्मोचन कर सकता है और दंड का परिहार कर सकता है, दंड हटा सकता है, ठीक है, घटा भी सकता है या पूरी तरीके से हटा सकता है।
345 346 के तहत कार्रवाई चल रही थी, भैया इन साहब ने क्या करा, माफी मांग लिया। अब न्यायालय का दिल पिघल गया, तो न्यायालय ने क्या करा, उसको छोड़ दिया कि भैया जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ उन्मोचन कर सकता है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, उन्मोचन कर सकता है, छोड़ सकता है, और जो भी दंड था उसका परिहार कर सकता है कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, अगले से दोबारा ऐसे मत करना। उन्होंने कहा ठीक है साहब नहीं करेंगे, तो छोड़ सकता है। ठीक है, 348 से जो माफी मांगने से काम चल गया। अब 349 देखिए, 349 क्या कहता है, 349 कहता है उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। ये क्या कह रहा है, उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार पर कार्रवाई। ये कह रहा है कि कोई या तो जवाब ही नहीं देता, उत्तर नहीं दे रहा, और दस्तावेज मंगाया था वो भी पेश नहीं कर रहा, उत्तर देने और दूसरा दस्तावेज पेश करने। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ना तो उत्तर देता है, और जब न्यायालय ने कोई डॉक्यूमेंट आपसे, मान लो आपके पास कोई दस्तावेज था, न्यायालय ने मंगाया, आपसे कुछ पूछ रहा है वो नहीं जवाब दे रहा है, और कोई दस्तावेज आपसे मंगाया है वो भी पेश नहीं करते, तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है थोड़ा सा। ऐसे में दंड न्यायालय कारण दर्शाने का उचित अवसर देने के पश्चात, देखिए कारण तो दर्शाया जाएगा, आपको अवसर भी दिया जाएगा, अवसर देने के पश्चात कारण दर्शाने का अवसर। कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यायालय ने मंगाया आपसे, हो सकता है आप बिजी हो, या हो सकता है आपको सूचना नहीं मिली हो, या और भी कोई वजह हो सकती है, तो उस वजह से आप जो है, न्यायालय ने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपके समक्ष मंगाया है, आप अपने समक्ष मंगाया है, वो आप नहीं पेश कर पाए हो, तो भाई एक बार तो कारण दर्शित करने के लिए तो आपसे कहा जाएगा, तो कारण अगर आप दर्शित कर देते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा, एक मौका दिया जाएगा कि भैया बताओ क्यों नहीं पेश कर पा रहे, दो दो बार बुलाया है आपको, नहीं आ रहे तो क्या वजह हो गई भैया। तो फिर वो अफसर बताएगा कि श्रीमान एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में भर्ती, कुछ भी अगर आप अपना बता सकते ना, तो जैसा वो बताएगा उस हिसाब से, अगर वो अपना जो है कारण बताता, न्यायालय संतुष्ट हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं न्यायालय संतुष्ट होता है, तो फिर क्या होगा भाई, 7 दिन से अनधिक अवधि के लिए सादा कारावास का दंडादेश दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, 7 दिनों का सादा कारावास। इस पे क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया जाता है और वो दस्तावेज पेश करने में असफल रहता है, तो न्यायालय उससे कितने दिनों का कारावास का दंडादेश दे सकता है। क्वेश्चन बनता है 7 दिनों का सादा कारावास, 7 दिनों का कठोर कारावास, या 2 माह का, जो भी एक ऑप्शन वो बनाना चाहे अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो याद रखें 7 दिनों का सादा। अब सादा कारावास इसलिए होगा कि भैया केवल दस्तावेजी के लिए तो बुला रहे थे, अब इससे लेबर थोड़ी कराएंगे 7 दिनों के लिए, तो इस 7 दिनों का सादा कारावास हो सकता है। ये अवधि इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि अगर कोई दस्तावेज न्यायालय ने आपको पेश करने के लिए बुलाया और आप नहीं पेश कर पाए हो, और ना ही कारण बता पाए हो कि क्यों पेश नहीं कर पाए, तो ऐसे में न्यायालय आपको 7 दिन तक का कारावास दे सकता है, सादा सादा याद रखना। तो 7 दिन का सादा कारावास भी न्यायालय दे सकता है। वारंट द्वारा न्यायालय की किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है, ये तो आप जानते हैं कि वारंट जारी कर सकता है किसी अधिकारी को, न्यायालय के किसी अधिकारी को, और आपको न्यायिक अभिरक्षा में ले सकता है, न्यायिक अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है, ये तो कॉमन बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केवल ये है कि 7 दिनों तक का सादा कारावास दिया जा सकता है। यदि वे उत्तर देने के या दस्तावेज पेश करने के लिए सहमत हो जाता है तो तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। अब ये भी कंडीशन है, भाई 7 दिन का कारावास हुआ, इनकी बुद्धि खटकी और ये बोले नहीं हम तो देने को तैयार है, जैसे ही अगर ये दस्तावेज देने को तैयार है तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अपन कारावास न्यायालय क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि दस्तावेज पेश नहीं किया, और जैसे ये दस्तावेज तुरंत देने के बोले नहीं नहीं हम नहीं जाना चाहते जेल, हम तो भैया पेश कर देते हैं, जैसे ये दस्तावेज पेश करेगा तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अन्यथा धारा 345 346 की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 7 दिनों का तो सारा कारावास हो गई होगा, इसके अलावा 345 346 यानी न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है इनके खिलाफ। 7 दिनों का कारावास तो ये है कि भैया आपने कहा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए, दस्तावेज पेश नहीं किए, है ना, और फिर भी नहीं करते, 7 दिनों तक बने रहते। अब आप कहोगे भाई 7 दिन जेल खाटे आए, इसका मतलब ये है कि फिर आपको दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं, तो फिर अवमानना की कार्रवाई से तो नहीं बच जाओगे ना, 345 346 की कार्रवाई तो होगी आपके खिलाफ, 7 दिनों का कारावास भी भोगोगे और अवमानना की कार्रवाई का भी सामना करोगे। ठीक है, ये दोनों बातें तो दोनों ही होगी फिर, तो याद रखें ये दोनों चीजें। अब आती है 350, यही लिख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ।
अब देखिए 350 सेक्शन 350 350 कहता है समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। 350 क्या कह रहा है? साक्षी द्वारा समन का पालन ना किया जाना। किसके द्वारा? साक्षी द्वारा। ये साक्षी की बात हो रही है, साक्षी द्वारा। ये दोनों देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। कई बार आप देखोगे न्यायालय में दस्तावेज मंगाता है, साक्षी को समन करता, भैया नहीं आ रहा, तो साक्षी द्वारा समन समन का पालन ना करना, कुल मिला के समन का पालन ना करना, ये उसके लिए ये प्रैक्टिकली चीजें हैं। तो ये याद भी होनी चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें आपके जो है इंटरव्यूज में पूछी जाती है। अभी नहीं करता साक्षी समन का पालन, तो भैया कौन सा सेक्शन लगेगा और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बताए। तो ये जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं वही इंटरव्यू में बनते हैं, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकली हो गया आपका, ये भी प्रैक्टिकली है कि भाई कोई समन, क्योंकि ये रोज के काम है न्यायालय के, और रोज समनों की अवज्ञा होती है। तो भाई इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो भाई 350 बताता है उसके बारे में कि भाई क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समन की जो है सम्यक तामील होने पर साक्षी द्वारा पालन ना किया जाना। सम्यक तामील का मतलब यह है कि उससे जानकारी हो गई है और फिर भी नहीं आ रहा है। तो पहला नियम तो देखिए सिंपल साधारण जो नियम होता है उसमें तो न्यायालय क्या करता है, एक बार समन करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, मतलब कोशिश करता है कि हाँ हो जाए जानकारी। लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ के ही बच रहा है, नहीं आना चाहता है समन की, तो कुल मिला के सम्यक तामील हो गई है, तो उसके विरुद्ध इस धारा के अधीन संज्ञान ले सकता है। क्या ले सकता है? संज्ञान लेगा, स्वाभाविक सी बात है। उसके विरुद्ध इस धारा के अधीन क्या लेगा? संज्ञान लेगा। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या लेगा? संज्ञान लेगा, कार्रवाई करेगा, ठीक है? और 100 रुपए तक के जुर्माने का दंडादेश ना दिए जाने का कारण दर्शित करने का अवसर देने के उपरांत उसे संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया से दंडादेश कर सकता है। 1 मिनट, 350 है 100 रुपए से अनधिक जुर्माने का। तो ये कह रहा है 100 रुपए से अनधिक जुर्माने का, 100 रुपए जुर्माना। संज्ञान मतलब जो साक्षी था समन का पालन नहीं करता, हाजिर नहीं होता है, तो 100 रुपए तक का जो कुल मिला के संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे 100 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। किसको लगा रहा है? साक्षी को। विटनेस की बात हो रही है, साक्षी को जो बुलाया जाता है उसकी बात हो रही है। नहीं आता है, समन का पालन नहीं करता, तो 100 रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है? 100 रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। किस लिए? कि उसने न्यायालय की जो है समन का पालन नहीं किया है, ठीक है? न्यायालय का समन का पालन नहीं किया है, तो इतना याद रखना है कि उस पर 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय उस प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा जो संक्षिप्त विचारण में विहित है। तो प्रक्रिया कौन सी होगी? चूंकि 100 रुपए जुर्माना है ना, तो संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया वो यहाँ भी फॉलो की जाएगी, ठीक है? अब आप कहोगे कि भैया 100 रुपए लग गया, फिर आने की नहीं, भैया लगता रहेगा, बार-बार समझ जाएंगे, बार-बार 100 रुपए। देखिए, अब आप कहोगे भाई 100 रुपए का जुर्माना भर दो, उसके बाद मुक्त हो गए, बोले समन से। मुक्त नहीं हो गए, मुक्त तो होते ही नहीं है। ये बात भूलिए, आप भूल जाइए कि मुक्त होते, मुक्त नहीं होते। 100 रुपए तो भैया इस बार न्यायालय ने समन किया, आप नहीं आ रहे, 100 रुपए लगा दिया, फिर न्यायालय वारंट निकाल देगा, ठीक है? तो मुक्त नहीं होते। फिर समन नहीं निकालेगा, फिर 100 रुपए जुर्माना ले लेगा, फिर दोबारा से वारंट निकाल लेगा, फिर पकड़ के बुला लेगा और जुर्माना अलग ले लेगा, ठीक है? वो प्रक्रिया होती, ठीक है? तो ये साक्षी नहीं आता तो 100 रुपया तक का उस पर जुर्माना वो लगा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगर साक्षी समन की जो है तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता तो कितना जुर्माना है? 100 रुपए तक का जुर्माना। और प्रैक्टिकली देखा जाए कि 100 रुपए का जुर्माना ले लिया और फिर न्यायालय ने जो है आपको जो है वारंट जारी करेगा और फिर पकड़ के बुला लेगा, ठीक है? तो याद रखना। तो ऐसा नहीं कि जुर्माना, कई लोग सोच रहे होंगे कि जुर्माना दे दिया अब क्या करना, अब वो हाजिर होना ही नहीं है, जुर्माना भर दिया 100 रुपए का, भाई भर दिया तो बच नहीं जाओगे, न्यायालय की कार्रवाई से नहीं बच सकते, सीधी सी बात है। न्यायालय की कार्रवाई से नहीं बच पाओगे। जुर्माना तो इसलिए है कि आपने न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, बुलाया नहीं हुए, तो 100 रुपए दे दिया, फिर न्यायालय सीधा वारंट जारी करेगा और पकड़ के बुला लेगा, ठीक? अब देखिए आपका आता है 200 सॉरी 351, 351 सेक्शन 351। 351 क्या कहता है? 351 कहता है दो सिद्धियों से अपील, ठीक है? 344, 345, 349, 350 के दिन दो सिद्धियों से अपील, सीधी सी बात है, दो सिद्धियों से अपील। दोष सिद्धि
से अपील। तो कुल मिला के ये है अपील है। काय की अपील है? दो सिद्धि, जो आगे के जो पहले जो सेक्शन पढ़ चुके हैं 344, 345, ठीक है, 349 और 350, इन सेक्शनों के बारे में इनकी अपील है। ये कह रहा 344, 45, 49 या 50 में दंडादेश कोई व्यक्ति ऐसे न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश की अपील मामूली तौर पर होती है। तो भैया ये व्यथित व्यक्ति है। ये कौन सा व्यथित व्यक्ति? जो पूर्व की धाराएं हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, 344 हो गया आपका, 345 भी है शायद, और कौन सी है आपकी 349 और 350। 349 है, 350 है। इन धाराओं से व्यथित व्यक्ति है, मतलब न्यायालय ने इनके लिए जुर्माना वगैरह सजा वगैरह ठोक दी, तो इनसे दुखी व्यक्ति। तो ये कह रहा है ये व्यक्ति को भी अपील का अधिकार है, ये अपील कर सकता है। अपील कर सकता है। भाई अपील कहाँ होगी? अपील वहां होगी जहां उस न्यायालय की साधारणतः के, जिस न्यायालय का जो है खिलाफ आप जा रहे हैं, तो इस लिखा है डिक्री या आदेश की अपील आमतौर पर जिसमें उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश की अपील होती है। उस न्यायालय द्वारा डिक्री या आदेश, डिक्री या आदेश की अपील होती है। कुल मिला के अपीलीय न्यायालय, जो भी हो अपीलीय न्यायालय, जो मान लो ए नाम का न्यायालय है और ए नाम के न्यायालय की फलाना बी नाम के न्यायालय में अगर अपील होती तो वो बी न्यायालय के न्यायालय में आप अपील कर सकते हो। तो जो भी न्यायालय डिक्री या आदेश उनके आदेशों के विरुद्ध ग्रहण करने में सक्षम है, उसी न्यायालय में आप भी अपील दाखिल कर सकते हो। ठीक है। अब कहता है उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की दशा में अपील नहीं होगी। एक बात याद रखें, हाई कोर्ट ने अगर फैसला दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, अपील नहीं होगी, अपील नहीं होगी। अगर ऐसा फैसला अगर हाई कोर्ट के द्वारा दिया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, उसके लिए आप कोई अपील दाखिल नहीं कर पाओगे। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो है कोई अपील दाखिल नहीं होगी। ये आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो ऐसे फैसले के विरुद्ध जो है आप कोई अपील दाखिल नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं। इसके अलावा लघुवाद न्यायालय की बात आ रही कि लघुवाद न्यायालय की दशा में सत्र न्यायालय में अपील होगी। अगर लघुवाद न्यायालय है, लघुवाद, ठीक है, इसकी अपील कहाँ होगी? सत्र, सत्र न्यायालय। स्पेशली बता दिया है कि स्मॉल कॉज होते हैं उनकी अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में होगी। अन्य न्यायालय की अपील वहां होगी जहां साधारणतः होती है, और हाई कोर्ट की तो अपील ही नहीं होगी। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है ये, हाई कोर्ट की अपील नहीं होगी। ये कहता है 352, सेक्शन 352। 352 क्या कहता है? 352 कहता है कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उसके द्वारा विचारण ना किया जाना। ये मजिस्ट्रेट के ही सामने अपराध हो रहे हैं 352 में। ये कह रहा है कि कुछ अपराध जो मजिस्ट्रेट के सामने ही हुए हैं उनका विचारण मजिस्ट्रेट साहब का ना किया जाना, मजिस्ट्रेट साहब खुद नहीं करेंगे। ये कह रहा है धारा 344 है, 345 है, 349 और 350 में वर्णित दशाओं की सिवाय इनको छोड़ के, ये कह रहा है इनको छोड़ के, मतलब जो अवमानना वाले मामले हैं उनको छोड़ के किसी न्यायालय के समक्ष या उसके प्राधिकार के उल्लंघन में धारा 195 में उल्लिखित कोई अपराध किए जाने पर या उस ओर ध्यान दिलाए जाने पर वह न्यायालय उस पर स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि कोई ऐसा मामला है जो धारा 195 में वर्णित है और जो उपरोक्त इन धाराओं को छोड़ के, इन धाराओं को छोड़ के जो एक 344 है, 45, 49 है, 350, इनको छोड़ के धारा 195 में वर्णित कोई अपराध है तो ऐसे अपराधों का संज्ञान जो है न्यायालय स्वयं नहीं करेगा, स्वयं नहीं करेगा। ये कह रहा है, मतलब खुद नहीं करेगा। अब खुद इसीलिए नहीं करता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की वजह से। इन मामलों में तो थोड़ा बहुत अलग बात है, लेकिन कुछ अपराध हुआ है न्यायालय के सामने, 395 वाला अपराध है, तो ये न्यायालय खुद नहीं करता, इसलिए कि नहीं, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत विफल होता है ना। खुद ही संज्ञान करोगे तो फिर कैसे चलेगा, इसलिए स्वयं संज्ञान नहीं करेगा, कोई और न्यायालय उसमें करेगा, जो भी सक्षम अधिकार था बोले। यह धारा उच्च न्यायालयों पर लागू नहीं होती, याद रखें, ये धारा हाई कोर्ट पर लागू नहीं होती, हाई कोर्ट पर लागू नहीं होती। यानी हाई कोर्ट तो कर लेगा, हाई कोर्ट तो कर लेगा। ठीक है, निचले न्यायालयों के लिए कंडीशन है
कि निचले न्यायालय जो है खुद नहीं करेंगे। अगर कोई अपराध, कोई घटना घटित हुई है जो 195 में वर्णित है, तो ऐसे मामलों में जो है न्यायालय खुद संज्ञान जो है नहीं करेंगे। इनको छोड़ के 344, 45, 49 और 50 में वर्णित जो अपराध है उनको छोड़कर। ठीक है, अब ये आपका इतना ही रहने दीजिए याद। आप कल देखेंगे निर्णय, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका थोड़ा सा निर्णय। ठीक है, निर्णय देखेंगे कल। कल निर्णय को खत्म करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, तो निर्णय देखेंगे कल। इसके बाद जो है, हाँ ये निर्णय है, फिर अपीलें। अपीलें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीआरपीसी में। ठीक है, निर्णय तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।